हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल की ऑफ गवर्नमेंट जॉब में। तो गाइज, जो हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है वो है इंडियन हिस्ट्री के मॉडर्न इंडिया में से, जिसका नाम है इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। तो गाइज, आज हम इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। पहले हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कि प्रीवियस ईयर में कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और उसके बाद हम पढ़ेंगे थ्योरी को। गाइस, थ्योरी बिल्कुल शॉर्ट में है, कोई बहुत लंबी चौड़ी थ्योरी नहीं है। तो आप उसको जस्ट 25 क्वेश्चन हो जाएंगे, उसके बाद थ्योरी स्टार्ट करेंगे। बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट में लिखी है मैंने, ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी होगी। और कुछ टेबल्स हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो गाइस, थ्योरी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर्स में जो है कई बार स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। तो गाइस, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है तो आपको थ्योरी पता होनी चाहिए। तो फिर गाइस, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, हमारी आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया एस्टेब्लिश। तो गाइस, हमसे ये पूछा गया है कि जो फर्स्ट कॉटन मिल थी इंडिया की, वो सबसे पहले कहाँ पे स्थित हुई थी, एस्टेब्लिश्ड हुई थी। तो गाइस, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मुंबई। जो हमारी फर्स्ट कॉटन मिल इंडिया है वो मुंबई में एस्टेब्लिश हुई थी सबसे पहले इन 1854, 7 जुलाई 1854 को, बाय कोवसजी नैम्बोए डेवर। ये गाइज उस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया के थे, आई थिंक। उन्होंने ही एस्टेब्लिश करी थी ये। और गाइज, उस टाइम पे जो कंपनी का नेम था वो था बॉम्बे स्पिनिंग एंड वेविंग कंपनी। तो गाइज, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन, ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल इन इंडिया द परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो गाइज, जो ये परमानेंट सेटलमेंट है, मैंने इसको थ्योरी में जो है इसके सारे पॉइंट्स को डिस्क्राइब करा है, तो आप उनको भी पढ़ लेना एक बारी। तो गाइज, यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट से क्या क्वेश्चन पूछा गया है, ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल इन इंडिया द परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो बेसिकली क्या ये पूछा गया कि जो परमानेंट सेटलमेंट थी वो किसके द्वारा लाई गई थी। तो गाइज, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवेलिस के द्वारा जो है परमानेंट सेटलमेंट लाई गई थी। गाइज, ये कहाँ पे आई थी, इन बिहार एंड बंगाल में 1793 में लाए थे लॉर्ड कॉर्नवेलिस। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन, द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया वॉज ओपन इन द ईयर। तो गाइस, हमसे ये पूछा गया है जो फर्स्ट रेलवे लाइन थी इंडिया की वो ओपन हुई थी कौन से ईयर में। तो गाइस, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1853। 16 अप्रैल 1853 को जो है हमारी फर्स्ट रेलवे लाइन जो है ओपन हुई थी इंडिया में। और गाइज, जो ये लाइन थी ये थी 32 किलोमीटर की, अराउंड 32 किलोमीटर। और गाइज, ये बॉम्बे टू थाने, बॉम्बे में गाइज एक बोरी बंदर से लेकर थाने तक के बीच में चली थी। तो गाइज, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन, इंडियन फैक्ट्री एक्ट वाज प्रोमुलेटेड इन। तो गाइज, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1881। जो हमारा इंडियन फैक्ट्री एक्ट है वो प्रोमुलेट हुआ था 1881 में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन, गांधीज intervention in the Ahmedabad mill strike in 1918 resulted in the enhancement of wages for the workers by। तो गाइज, जो हमसे ये पूछा गया बेसिकली, जब जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई थी 1981 में, जो गांधी जी जो गांधी जी उसमें अंदर गए थे, उसमें उसको देखने गए थे, मतलब कि बेसिकली देखने गए थे, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट करा था एक तरह से। तो गाइज, उनके पार्टिसिपेट के दौरान जो वहाँ के वर्कर्स थे, उनकी जो है ये बताना है कि उनकी जो सैलरी थी वो कितने परसेंट बढ़ी थी। तो गाइज, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 35% जो है गांधी जी की वजह से उनकी सैलरी बढ़ गई थी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक से। तो गाइज, जो अब थोड़ा जानते हैं, जो गाइज अहमदाबाद मिल स्ट्राइक है वो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में हुई थी, जो कि गुजरात में पड़ता है। गाइज, ये एक तरह की हंगर स्ट्राइक थी, मतलब कि वहाँ पे जो है सारे वर्कर्स हैं वो कंपनी के बाहर बैठ गए थे भूखे प्यासे। और गाइज, जो ये कॉन्फ्लिक्ट था, मतलब कि जो लड़ाई थी, ये गुजरात मिल के ओनर और वर्कर के बीच में हुई थी, बोनस के लिए। मतलब कि जो गुजरात मिल के वर्कर थे, जो जिस मिल के वो लेबर्स थे, उन उसके ओनर और वर्कर के बीच में हुई थी, क्योंकि उनका बोनस काट रहे थे। तो इसलिए अहमदाबाद मिल स्ट्राइक करती है, एक तरह की हंगर स्ट्राइक थी। और उसके बाद जब गांधी जी इसके अंदर इंटरवेंशन हुए थे, तो उसके बाद गांधी जी की वजह से इनकी जो है सैलरी जो है 35% इंक्रीज हुई थी। तो बढ़ते हैं गाइज अपने अगले क्वेश्चन पर। सिक्स्थ क्वेश्चन,
तो गाइज हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, द मेन ग्रीवेंस ऑफ द पीजेंट्स इन द चंपारण सत्याग्रह 1917 वाज रिगार्डिंग द। तो गाइज हमसे बेसिकली ये पूछा गया क्वेश्चन में, जो चंपारण सत्याग्रह के जो किसान थे उनकी मेन शिकायत जो थी वो किस चीज़ के लिए थी। तो गाइज इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तीन काथिया सिस्टम। जो चंपारण सत्याग्रह के जो किसान थे उनकी जो मेन शिकायत, तीन लोग जिसके ऊपर शिकायत कर रहे थे वो था एक सिस्टम, तीन काठिया सिस्टम। तो गाइज अब हम जानते हैं यहाँ पे तीन काठे सिस्टम क्या था। तो गाइज इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। हम जानते हैं तीन काठे सिस्टम क्या था। तो गाइज तीन काठे सिस्टम में ये था, जो नेटिव फार्मर थे चंपारण, मतलब कि बिहार, ये बिहार में एक जगह पड़ती है चंपारण। तो जो नेटिव फार्मर थे, मतलब कि जो वहीं के रहने वाले फार्मर्स थे, उनको फोर्स किया गया था इंडिगो की खेती के लिए। मतलब कि जो वहाँ के खेती जो किसान थे उनको नील की खेती के लिए फोर्स किया गया था। और हर 20 बीघे के अंदर 3 बीघे में जो है उनको नील उगाना होता था। तो गाइज इसीलिए जो गाइज नील की खेती के विरुद्ध वहाँ के किसान इसीलिए थे क्योंकि जब अगर वो नील की खेती करते थे अपनी 20 में से 3 बीघा ज़मीन पर, जो वो ज़मीन थी वो बाद में वो खराब हो जाती थी। इसीलिए उनको जो है मेन शिकायत थी तीन काठे सिस्टम से। तो गाइज अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, सेवंथ क्वेश्चन। Who among the following freedom fighter made an attempt to estimate the per capita income of India? तो गाइज इनमें से पूछा गया हमें कौन सा इनमें से फ्रीडम फाइटर था जिसने अटेम्प्ट करा था कि वो आकलन कर सके पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया की। तो गाइज इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दादा भाई नरोजी। ये फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने एक अटेम्प्ट दिया था एस्टिमेट करने का पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया की। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, एट्थ क्वेश्चन। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट कलेक्टेड रिवेन्यू डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर्स। तो गाइस ये कह रहा है इनमें से कौन से सिस्टम में, ये चार सिस्टम दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि इनमें से कौन से सिस्टम में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो कलेक्ट करती थी अपना रिवेन्यू, जितना प्रॉफिट है वो डायरेक्टली फार्मर्स से। तो गाइस इसका सही आंसर ऑप्शन बी, राइटरी सिस्टम से जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी हमारा अपना प्रॉफिट डायरेक्टली फार्मर से। गाइस जो ये जितने भी ये ज़मींदारी राउटारी जो है, मैंने जो आपको बताया कि हम थ्योरी भी डिस्कस करेंगे, उसमें मैंने इनको बहुत ही आसान आसान और शॉर्ट में पॉइंट्स बना के लिख दिया है ताकि आपको पूरा पढ़ने में आसानी होगी, आप पूरी तरह से समझ जाएंगे। तो गाइज अगर आपको राउटरी सिस्टम को और भी समझना है तो आप प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और उन पॉइंट्स को जरूर पढ़ना। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, नाइन्थ क्वेश्चन। Who among the following has started the Public Works Department in India in 1848? तो गाइस हमें ये बताया है क्वेश्चन में, किसने जो है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट स्टार्ट करा था इंडिया में 1848 में। तो गाइस जो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी, जो कि गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे इंडिया के 1848 से लेकर 1856 तक। उन्होंने ही पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो है इंडिया में एस्टेब्लिश करा था 1848 में। गाइस जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है वो 1848 में एस्टेब्लिश तो हो गया था, पर फॉर्मली जो है वो, मतलब कि फॉर्मली मतलब लीगली जो है एस्टेब्लिश हुआ था 1854 में। बढ़ते हैं गाइस अपने अगले क्वेश्चन पर, 10th क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द फर्स्ट रेलवे लाइन बिटवीन बॉम्बे एंड थाने लेड। तो गाइस हमसे ये पूछा गया है कि कौन से ईयर में जो फर्स्ट रेलवे लाइन थी बॉम्बे टू थाने वो आई थी। तो गाइज इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 1853 में। गाइज ऐसे ही ऊपर एक थर्ड क्वेश्चन था, उसमें भी यही सेम बात पूछी गई थी, बस थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया था। तो गाइज एग्जाम में ऐसे ही होता है, एग्जामिनर क्या करता है क्वेश्चन को थोड़े अलग अलग तरीके से पूछता है, आंसर वही रहता है, बस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिरा के पूछता है, जिससे थोड़ा स्टूडेंट्स है पेपर में प्रेशर, एक जो प्रेशर होता है हमारे ऊपर उस टाइम पे एग्जामिनेशन हॉल में, उसकी वजह से हम जो है उसको थोड़ा समझ नहीं पाते और गलत आंसर टिक कर देते हैं। तो गाइज प्लीज़ क्वेश्चन को 2 बार जरूर पढ़ें और आंसर सही टिक करें। द कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन 18th सेंचुरी इन बंगाल वॉज। गाइज ये हमें ये पूछा गया है, जो 18th सेंचुरी में बंगाल के अंदर जो पतन हुआ था, मतलब कि डिक्लाइन हुआ था टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का, वो किस कारण से हुआ था बेसिकली। तो गाइज बेसिकली इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हाई टैरिफ रेट्स ऑन एक्सपोर्ट टू ब्रिटेन। मतलब कि जो जो रेट्स थे, लाइक जो टैक्स लगते थे वो काफ़ी ज़्यादा थे, एक्सपोर्ट करते थे ब्रिटेन को। ऐसे ब्रिटेन ने जो है इम्पोज कराया, या फिर ये कह सकते हैं ब्रिटेन जो है
इम्पोज्ड इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन कॉटन टेक्सटाइल। तो गाइज ये थे कारण जो है 18th सेंचुरी में बंगाल में डिक्लाइन ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 12th क्वेश्चन, फर्स्ट रेलवे लाइन वर लेड डाउन इन इंडिया अंडर विच ब्रिटिश गवर्नर। तो गाइज हमने ऊपर पढ़ा था अभी हमारे 10th क्वेश्चन में भी जो फर्स्ट रेलवे लाइन थी हमारी वो 1853 में आई थी। और गाइज अभी आपसे क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया गया है कि जब फर्स्ट रेलवे लाइन आई तो उस टाइम पे जो है इंडिया का गवर्नर कौन था। तो गाइज इसका सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी जो है उस टाइम पे गवर्नर था जब हमारी फर्स्ट रेलवे लाइन जो है इंडिया की बनी थी 1853 में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 13th क्वेश्चन, हु इज द एक्सपोनेंट ऑफ द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। गाइस हमसे ये पूछा गया है कि जो एक थ्योरी थी इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया ब्रिटिश टाइम पे तो वो किसने दी थी। तो गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दादा भाई नरोजी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 14th क्वेश्चन, द इंग्लिश इंट्रोड्यूस्ड राउतरी सेटलमेंट इन। गाइस हमसे ये पूछा गया है जो राउतरी सेटलमेंट था जो हमने ऊपर पढ़ा था उसमें क्या होता था गाइस जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो अपना रिवेन्यू जो है अपना प्रॉफिट जो है कलेक्ट करती थी किसानों से डायरेक्टली। वो होता है गाइस हमारा राउटरी सेटलमेंट। और गाइस हमसे ये पूछा है कि वो कहाँ पे लागू किया गया था। तो गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी में जो है राउतरी सेटलमेंट जो है लागू किया गया था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 15th क्वेश्चन, हु ऑथर्ड द बुक पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। गाइस हमें ये बताना है कि जो एक बुक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया वो किसके द्वारा लिखी गई थी। तो गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी गई थी। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 16th क्वेश्चन, हमारा 16th क्वेश्चन है हु इज क्रेडिटेड विद द इंट्रोड्यूस्ड ऑफ परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल एंड बिहार। तो ये पूछा गया है कि जो परमानेंट सेटलमेंट थी बंगाल और बिहार में वो कौन लाया था। तो गैस हम इसको ऊपर ही पढ़ सके इस क्वेश्चन को ऊपर ही पढ़ चुके हैं। अभी दोबारा से पूछा गया है क्योंकि इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइज इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नविल्स जो कि 1786 से लेकर 1793 तक थे। और गाइज जो परमानेंट सेटलमेंट है वो आई थी 1793 में। गाइज जो परमानेंट सेटलमेंट थी ये बेसिकली एक एग्रीमेंट था बिटवीन कंपनी एंड जमींदार्स। लेकिन जो परमानेंट सेटलमेंट में क्या होता था एक एग्रीमेंट होता था जो कंपनी और जमींदार के बीच में होता था टू फिक्स द लैंड रिवेन्यू। मतलब कि एक जो हमारा लैंड है उसके प्रॉफिट को फिक्स करता था कि एक जो एग्रीमेंट साइन करा लिया जाता था दोनों कंपनी से और ज़मींदार से। और उसमें ये लिखा होता है कि जो लैंड का जितना प्रॉफिट है इतना हमारे पास आएगा और इतना तुम्हारे पास जाएगा। तो ये था गाइस परमानेंट सेटलमेंट बंगाल और बिहार में जो कि लॉर्ड कॉर्नवेलिस के द्वारा लाया गया था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 17th क्वेश्चन, हु वॉज एसोसिएटेड विद राउतरी सेटलमेंट ऑफ मद्रास। तो गाइस हमसे ये पूछा गया है किसको जो है एसोसिएट किया जाता है राउतरी सेटलमेंट ऑफ मद्रास। तो गाइज हमारा जो एसोसिएटेड है उसका मतलब होता है संबंध। तो ये पूछा गया जो राउतरी सेटलमेंट था मद्रास का वो किससे संबंध रखता है। तो गाइज इसका सही आंसर ऑप्शन सी थॉमस मुनरो जो कि गवर्नर थे मद्रास के। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 18th क्वेश्चन, परमानेंट सेटलमेंट वाज अ फीचर ऑफ। तो गाइज इसका ये पूछा गया जो परमानेंट सेटलमेंट है वो कौन सी किस चीज़ का फीचर था मतलब कि किस सिस्टम का फीचर था परमानेंट सेटलमेंट। तो गाइज इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ज़मींदारी सिस्टम। गाइज जो ज़मींदारी सिस्टम है उसको हम परमानेंट सेटलमेंट भी बोल सकते हैं क्योंकि ज़मींदारी सिस्टम के अंदर ही है जो है परमानेंट सेटलमेंट आता है। इसमें क्या होता था गाइज मैंने ऊपर बताया आपको भी जो एक एग्रीमेंट साइन होता था कंपनी और ज़मींदार के बीच टू फिक्स लैंड रिवेन्यू। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 19th क्वेश्चन, नेम ऑफ द जर्नलिस्ट हु होल हार्टेडली कैंपेन द कोज ऑफ इंडिगो मूवमेंट वॉज। हमें गाइज क्वेश्चन में ये पूछा गया है हमें उस जर्नलिस्ट का नाम बताना है जिसने जो है कैंपेन स्टार्ट करा था समर्थन करा था किसको इंडिगो मूवमेंट पे। लेकिन इंडिगो मूवमेंट के सबसे ज़्यादा खिलाफ था वो कौन सा जर्नलिस्ट था। तो गाइज इसका सही आंसर है ऑप्शन सी
H.C. मुखर्जी, मतलब कि हरीश चंद्र मुखर्जी था वो जर्नलिस्ट। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 20th क्वेश्चन, हाली सिस्टम कंसर्न। तो गाइज हमसे पूछा गया है जो एक हाली सिस्टम था वो किस चीज़ को कंसर्न करता है। तो गाइज इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बॉन्डेड लेबर। मतलब गाइज जो किसान होते हैं जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती और वो दूसरे की ज़मीन पर खेती करते हैं उनको कहते हैं बॉन्डेड लेबर्स। तो गाइज बेसिकली जो हाली सिस्टम था वो बॉन्डेड लेबर्स को ही इंडिकेट करता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 21st क्वेश्चन, अंडर द परमानेंट सेटलमेंट 1793 the zamindar were required to issue patas to farmers which were not issued by many of the zamindars. The reason was, मैं गाइज नहीं कह रहा, जो परमानेंट सेटलमेंट थी इसमें 1793 में जिसमें ये बोला गया था कि एग्रीमेंट होगा जमींदार और कंपनी के बीच में। तो गाइज कह रहा है उस टाइम पे जमींदार को जो है चाहिए होते थे इशू करने के लिए पताज फार्मर्स को, मतलब कुछ एक डॉक्यूमेंट होता था बेसिकली। ऐसी जो है पताज है ये एक डॉक्यूमेंट मान लीजिए आप, मतलब जमींदार को चाहिए होता था एक डॉक्यूमेंट फार्मर को इशू करने के लिए, विच वर नॉट इशूड बाय मैनी ऑफ द जमींदार, जो कि काफ़ी सारे जमींदार के द्वारा जो है इशू नहीं किया जाता था फिर भी। तो गाइस ये पूछा है कि वो क्या रीज़न था कि जो है जो जमींदार जो है इशू नहीं करते थे उस एग्रीमेंट को। तो गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, देयर वाज नो ऑफिशियल चेक अपॉन द जमींदार। मतलब ये परमानेंट सेटलमेंट जो एक एक्ट था 1793 में, वो बना तो दिया गया था कि एक कॉन्ट्रैक्ट होगा ज़मींदार और किसान के बीच में, पर जो है उसको जो है कुछ ही लोग फॉलो कर रहे थे, मतलब ज़्यादातर जो ज़मींदार थे वो उसको फॉलो नहीं कर रहे थे। मतलब कोई भी एग्रीमेंट जो है इशू नहीं कर रहे थे फार्मर के साथ कि इसमें जिसमें फिक्स किया जाए कि आपको इतना रेवेन्यू मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए गाइस यही रीज़न था, क्योंकि जो है देयर वाज नो ऑफिशियल चेक अपॉन ज़मींदार, मतलब कि जो ब्रिटिश थे उन वो बाद में चेक करने आए नहीं कि जो हमने सिस्टम बनाया है वो अच्छी तरीके से चल रहा है या नहीं। इसलिए जो ज़्यादा ज़मींदार थे वो कोई जो है एग्रीमेंट इशू करते ही नहीं थे। तो ये था गाइस इसका मेन रीज़न, देयर वाज नो ऑफिशियल चेक अपॉन द ज़मींदार्स। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 22nd क्वेश्चन, इन इंडिया द फर्स्ट बैंक ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी मैनेज्ड बाय इंडियंस एंड फाउंडेड इन 1881 वाज। नहीं गाइस ये कह रहा है इंडिया में जो फर्स्ट बैंक था लिमिटेड लाइबिलिटी का जो मैनेज की गई थी इंडियंस के द्वारा, वो हुआ था फाउंड 1881 में। वो कौन सा बैंक था? तो गाइज इसको हम कहते हैं औध कमर्शियल बैंक या फिर अवध कमर्शियल बैंक, जो कि फैज़ाबाद में एस्टेब्लिश किया गया था उस टाइम पे। ये हमारा फर्स्ट बैंक था अवध कमर्शियल बैंक या फिर औध कमर्शियल बैंक। 1881 में गाइज ये एस्टेब्लिश हुआ था फैज़ाबाद में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 23rd क्वेश्चन, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग यूज द फ्रेज अनब्रिटिश टू क्रिटिसाइज द इंग्लिश कॉलोनियल कंट्रोल ऑफ इंडिया। ये बोला गया है इनमें से किसने जो है एक फ्रेज यूज करा था अन ब्रिटिश, न कि क्रिटिसाइज करने के लिए, उनको आलोचना करने के लिए इंग्लिश कॉलोनियल की, जो कि कंट्रोल कर रहे थे इंडिया को। तो गाइज जो अन ब्रिटिश फ्रेज था वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा यूज किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 24th क्वेश्चन, अब गाइज ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया है। गाइज इसीलिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए गाइज आपको जो थोड़ी थ्योरी है वो आपको जरूर पढ़नी पड़ेगी, जब भी आप जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने गाइज इस 25 क्वेश्चन के बाद थ्योरी बिल्कुल शॉर्ट और पॉइंट टू पॉइंट लिखी है, तो आप उनको प्लीज़ पढ़ना, और आप उनको पढ़ लेते हैं वो भी इनफ है। तो गाइज हमारा जो 24th क्वेश्चन है वो है, द मोस्ट इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन मेड बाय दादा भाई नौरोजी टू द कॉज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट वॉज दैट ही। गाइस हमसे ये पूछा गया है जो मोस्ट इफेक्टिव, लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन थी जो कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी, वो वजह बनी थी इंडियन नेशनल मूवमेंट की, वो कौन सी कंट्रीब्यूशन थी? तो गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट जो है सही है और जो बाकी की सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत है। तो गाइस इसका आंसर है फर्स्ट, एक्सपोज द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश, ना कि जो उन्होंने एक्सपोज करा था कि जो आर्थिक शोषण है इंडिया का वो ब्रिटिश के द्वारा किया जा रहा है, और इसी के कारण जो है एक इंडियन नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ था।
बढ़ते हैं हमारे गाइस आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में। उसके बाद हम पढ़ेंगे उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन ऑफ द वीडियो और उसके बाद थ्योरी पढ़ेंगे बिल्कुल शॉर्ट में। तो गाइस हमें एक लिस्ट दी है लास्ट क्वेश्चन में, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, और हमें जो लिस्ट 1 में बताया गया है उस वर्क, और लिस्ट सेकंड में सिस्टम्स। तो हमें इनको सही से मैच करना है, कौन सिस्टम का कौन सा काम था। तो गाइज इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मतलब कि ए का है फर्स्ट, बी का है फोर्थ, सी का है सेकंड, और जो डी है उसका है थर्ड। मतलब कि जो जागीरदारी सिस्टम था उसमें क्या होता था गाइज, लैंड अलॉटेड टू बिग फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स। ऐसे ही जो राउतारी सेटलमेंट था उसमें होता था गाइज, लैंड अलॉटेड टू ईच पीजेंट विद द राइट टू सबलेट मोर्टाज मोर्टेज ट्रांसफर गिफ्ट और सेल। और जो हमारा फोर्थ था, जमींदारी सिस्टम, लैंड अलॉटेड टू रिवेन्यू फार्मर और रेंट कलेक्टर्स। लेकिन लैंड जो है अलॉट किया जाता था रिवेन्यू फार्मर्स को और रेंट कलेक्टर्स को। अब गाइस बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन ऑफ द वीडियो में। इसका आपको आंसर मेरे को वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। तो गाइस हमारा आज की वीडियो का क्वेश्चन ऑफ द वीडियो है, वेयर वॉज द फर्स्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड। तो गाइस आपको बताना है कि कहाँ पे जो है इंडिया में फर्स्ट आयरन और स्टील इंडस्ट्री एस्टेब्लिश हुई थी। आपको उस जगह का नाम बताना है कमेंट बॉक्स में। अब बढ़ते गाइज हमारी थ्योरी पर। तो गाइज थ्योरी मैं पूरी पूरी नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि अगर मैं थ्योरी पूरी पूरी पढ़ूंगा तो वीडियो जो है बहुत लंबी खिंच जाएगी। आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं जो स्लाइड को बहुत ही आराम आराम से नीचे करूँगा और जो इंपॉर्टेंट हो गए वो पढ़ दूंगा। तो गाइज हमारी जो थ्योरी यहाँ से होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे हम सिर्फ। तो गाइज 3 स्टेजेस थे ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के। तो गाइज फर्स्ट फेज था जो वो था द मर्केंटाइल फेज, जो कि 1757 से लेकर 1813 तक हुआ था। सेकंड फेज था द इंडस्ट्रियल फेज, जो कि 1813 से लेकर 1858 तक हुआ था। और लास्ट फेज था थर्ड फेज, फाइनेंशियल फेज, जो कि 1860 ऑनवर्ड्स तक है। तो गाइज जो थर्ड फेज में जो है इंट्रोडक्शन हुआ था रेलवेज का 1853 में, पोस्ट एंड टेलीग्राफ इसी टाइम पे आए थे थर्ड फेज के अंदर। बैंकिंग सिस्टम मतलब कि अवध कमर्शियल बैंक जो 1881 में आया था, वो भी थर्ड फेज के अंदर ही आया था। और इंडस्ट्री केम इनटू एग्जिस्टेंस, मतलब कि टाटा आयरन एंड स्टील जो है 1907 में उस टाइम पे आई थी। तो गाइज बेसिकली फर्स्ट और सेकंड फेज में कुछ ज़्यादा खास चीज़ हुई नहीं थी, थर्ड फेज में हुई थी। तो क्या शायद आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे जो है वो कौन से फेज में हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा थर्ड फेज। अब बढ़ते गए हमारे इंपॉर्टेंट बुक्स। जो है 2 बुक लिखी गई थी उस टाइम पे, जो कि एक लिखी दादा भाई नौरोजी ने, जो थी बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1867। तो गाइज इस पे ऑलरेडी जो है एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। तो अब चांसेस है जो सेकंड बुक हमारी जो आर सी दत्त ने लिखी थी, रमेश चुंदर दत्त, उन्होंने लिखी थी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो गाइज इसके काफ़ी चांसेस है कि ये इस बार एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। तो आप प्लीज़ इन बुक को नाम और इनके जो लिखी है उनको याद कर लीजिए। अब बढ़ते गए हमारा लैंड रिवेन्यू सिस्टम, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। जो परमानेंट सेटलमेंट थी उसको हम गाइज इस्तेमारी या स्थाई बंदोबस्त भी कहते हैं, परमानेंट सेटलमेंट को। जो गाइज जो यहाँ पे मैंने पॉइंट नहीं बताए हैं वो जो है ऊपर क्वेश्चन में कवर हो चुके हैं, तो आप उनको भी ज़रूर पढ़ लेना। तो गाइज ये इंट्रोड्यूस हुई थी बंगाल बिहार में, मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। और जॉन शोर प्लान परमानेंट सेटलमेंट, लेकिन इन्होंने ही प्लान करी थी परमानेंट सेटलमेंट। ऐसे ही राउतरी सिस्टम है, उसका भी आप गाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इट वाज इंट्रोड्यूस इन बॉम्बे एंड मद्रास 1820 में। थॉमस मुनरो जो है गवर्नर थे उस टाइम मद्रास के, एंड चार्ल्स रीड रिकमेंडेड इट। तो आप गाइज प्लीज़ इसके जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं अगर पूरी सारे पढ़ूंगा थ्योरी तो वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आप इनको लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और थर्ड था गाइज हमारा मालवारी सिस्टम, जो कि मॉडिफाइड वर्जन था ज़मींदारी सेटलमेंट का, इंट्रोड्यूस इन द गंगेज वैली एंड WFP पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड पंजाब। तो गाइस क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो नाम बताओ मॉडिफाइड वर्जन ज़मींदारी सेटलमेंट का, मॉडिफाइड वर्जन का नाम क्या था गाइस, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। तो गाइस इसका सही आंसर होगा मालवारी सिस्टम। रिवेन्यू वाज
पीरियडिकली रिवाइज, जो इस सिस्टम में जो है मालवाड़ी सिस्टम में था, जो प्रॉफिट था वो पीरियडिकली रिवाइज मतलब कि बार बार उसका आकलन किया जाता था। रेवेन्यू सेटलमेंट एट विलेज लेवल, जो रेवेन्यू सेटलमेंट था वो विलेज लेवल पे होता था। अब गाइज ये इंपॉर्टेंट टेबल हैं, दो हैं, इसके बाद एक और है। इनमें से काफ़ी चांसेस है कि पेपर में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो गाइज हमारी फर्स्ट टेबल जो है वो है पीजेंट मूवमेंट्स, मतलब कि जो किसान के मूवमेंट्स किए गए थे उस दौरान वो कौन कौन से थे और कहाँ कहाँ पे हुए थे, कौन उसका लीडर था और कौन से ईयर में हुए थे। मैंने ये पूरा कवर करा है इस टेबल में। तो गाइज प्लीज़ इनको जो इम्पोर्टेंट है स्टार्टिंग के 6-7, तो इनको तो ज़रूर पढ़ना, इनको याद कर लेना जो स्टार्टिंग के 5-6 हैं, और जो बाकी के हैं उनको एक बार ही पढ़ लेना। तो गाइज हमारा ये इंडिगो रिवोल्ट जो बंगाल में हुआ था 1859 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवोल्ट था गाइज ये। इंडिगो रिवोल्ट बंगाल में हुआ था 1859 में, जो विष्णु एंड दिगंबर बिस्वास जो है इसके लीडर थे। तो गाइज ये बिल्कुल जो गाइज इन मूवमेंट के लीडर थे उनके नाम आप प्लीज़ याद कर लेना, क्योंकि काफ़ी चांसेस है कि जो मूवमेंट है उनके लीडर कौन थे उनका नाम पूछा जाएगा। क्योंकि जो स्टूडेंट्स थे वो सिर्फ इतना याद कर जाएंगे कि इंडिया मूवमेंट था वो बंगाल में हुआ था और 1859 में हुआ था, पर शायद बहुत ही कम स्टूडेंट्स होंगे जो ये पढ़ के जाएंगे कि उनका लीडर कौन था। तो गाइस प्लीज लीडर को पढ़ना, क्योंकि पेपर में लीडर ही पूछा जाएगा। ऐसे ही दक्कन रिवॉर्ड्स, रामोसी मूवमेंट, चंपारण मूवमेंट, ये सारे आप प्लीज़ पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं स्लाइड को धीरे धीरे नीचे कर रहा हूँ, और इनके जो है लीडर्स हैं उनको ज़रूर पढ़ना। तो गाइस ये थी हमारी फर्स्ट टेबल, और इसके बाद है हमारी सेकंड टेबल ट्राइबल रिवोल्ट्स, मतलब कि जो आदिवासी विद्रोह थे उस टाइम पे वो कौन कौन से थे। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसके जो गाइस स्टार्टिंग के, मैंने वैसे तो इंपॉर्टेंट ही लिखे हैं, पर आप स्टार्टिंग के 4 या 5 तो बिल्कुल पूरे याद करके जाना, इनमें से ही शायद आ सकते हैं, जो बाकी के हैं वो इतने इम्पोर्टेंट है नहीं, वैसे मैंने लिखे ही इम्पोर्टेंट है, तो इनको प्लीज़ पढ़ लेना, एक दो बार तो पढ़ लेना ज़रूर। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हैं गाइस हमारे ट्राइबल रिवॉल्ट्स। अब गाइस हमारा लास्ट है सिविल रिवॉल्ट्स, यानी कि नागरिक विद्रोह। सन्यासी, बंगाल 1780, लेड बाय रिलीजियस मॉन्क्स अगेंस्ट ब्रिटिश रेस्ट्रिक्शंस एंड रूइन पीजेंट्री। ऐसे ही एक तो ये हो गया सन्यासी, ये था एक सिविल रिवॉल्ट था, और एक है कैटा बोमन रिवॉल्ट, जो कि 1792 से लेकर 98 तक हुआ था बाय वीरा पांड्या कटा बोमन अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ ब्रिटिश सुजरेनिटी सुजरेनिटी। ठीक है गाइज, तो गाइज ये वीडियो का आज की वीडियो में गाइज इतना ही। अब मिलेंगे अगली वीडियो में।